क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी लंग्स की एक आम बीमारी है। सीओपीडी होने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीओपीडी का मेन कॉज स्मोकिंग है। जितना अधिक पर्सन स्मोक करता है उतनी ही अधिक उसका रिस्क बढ़ता है सीओपीडी होने का। इंडिया को अब कई लोग दुनिया की सीओपीडी कैपिटल भी कहने लग गए हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वर्ल्ड वाइड डेथ्स का थर्ड मेन कॉज है, जिससे 2019 में 3.23 मिलियन लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड सीओपीडी डे 2021 ऑब्जर्व किया जा रहा है 17 नवंबर यानी वेडनेसडे को। India contributes a significant and growing percentage of COPD mortality, which is estimated to be amongst the highest in the world. आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 30 मिलियन सीओपीडी के पेशेंट्स हैं। सीओपीडी 2017 में हार्ट डिसऑर्डर्स के बाद भारत में डेथ का प्रमुख दूसरा कारण बनी, जिसमें 10 लाख लोगों की डेथ हुई। सीओपीडी के कारण भारत में डेथ का रेट 13% हुआ और 2016 में 7.5 मिलियन लोगों को इस बीमारी का खतरा था। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड सीओपीडी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस, शेयर नॉलेज एंड डिस्कस वेज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीओपीडी वर्ल्ड वाइड। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर संजय गिदवानी जी से। डॉक्टर संजय गिदवानी देवांशी हार्ट एंड स्पेशलिटी क्लिनिक्स नागपुर में कंसल्टेंट हैं। ही इज अटैच्ड टू हॉस्पिटल्स लाइक श्री कृष्ण हृदयालय and Critical Care Center, Orange City Hospital, Midas Hospital, and Sanjeevan Hospital. He has also earlier worked as consultant cardiologist at Aster Prime Hospital. Welcome to MediCircle, Dr. Sanjay Gidwani. नमस्कार, आपका स्वागत है सर। थैंक यू अपराजिता, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? थैंक यू हमारे साथ वेरी जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। और मच। मैं जल्दी से अपने पहले प्रश्न पे आ जाती हूँ क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा सर कि क्या सीओपीडी बच्चों को इफेक्ट कर सकता है? सीओपीडी बच्चों में अफेक्ट कर सकता है, पॉसिबल होता है जब बच्चे खुद स्मोकिंग को एक्सपोजर हो जाए। तो कॉमनली बच्चे जो होते हैं पैसिव स्मोकिंग को एक्सपोजर होते हैं, या फिर बच्चे खुद के आजकल लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से स्मोकिंग को एक्सपोजर होते हैं अलॉन्ग विद सिबलिंग्स। कहीं स्कूल में, कहीं स्कूलमेट्स के साथ में, कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां बच्चे को पता न चलते हुए और वो स्मोकिंग के एक्सपोजर में जा रहा है और खुद होके स्मोक करना शुरू कर देते हैं, तब बच्चों में सीओपीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा और भी चीज होती है, जैसे कि कोई डिफिशियंसी डिसऑर्डर लाइक एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कोई कंडीशन बच्चों में हुई। तो ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों में अक्सर क्रोनिक में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लंग्स को डैमेज करती हैं। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कंटिन्यूसली इलास्टिक फाइबर्स को तोड़ता है और तो इसकी वजह से एयर सैक्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि इनमें यूजुअली सीओपीडी डेवलप हो सकता है। या कोई बच्चे जो बचपन से ही ब्रोंकियल अस्थमा को बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, आफ्टर द एडल्टहुड वंस दे रीच, तब जाके उनको सीओपीडी डेवलप हो सकता है। तो कॉमन रीजन इज फॉर देम इज पैसिव स्मोकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, nearby neighbors where they are exposed, or the environmental exposure, so that can lead to COPD in them, but is common in adults. जी, और बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग मतलब बच्चे खुद स्मोक करते भी नहीं है, लेकिन उनके परिवार में, घर में अगर कोई इस प्रकार से स्मोकिंग करता है तो जिस धुएं से वो इफेक्ट होते हैं वो एक्चुअली पैसिव स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग के से ज्यादा नुकसान करता है, ये आपने बताया जैसे। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या सीओपीडी में कोई लंग डैमेज होती है? हाँ जी, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव बोल रहे हैं, मतलब लंग्स में कहीं ना कहीं कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होते रहता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर हल्की सी जख्म होती है, जिसको हिंदी भाषा में बोले तो, और वो कंटिन्यूसली म्यूकस प्रोडक्शन करता है, या फिर अंदर एयर सैक्स को डैमेज करता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। तो सीओपीडी के खुद दो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं और दूसरा एम्फाइसीमा बोलते हैं।
तो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होने की वजह से जी। ब्रोंकियल जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें कंटिन्यूस ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स को इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और हमेशा होते रहता है। और एम्फाइसेमा एक कंडीशन होता है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के एंड पे जो एल्वियुलर सैक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, उनमें इंटर एल्वियुलर मेम्ब्रेन को डैमेज होना या अल्विलाइस को डैमेज होना, जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स की साइज बढ़ती है और कंटिन्यूअसली लंग्स को डैमेज होते रहता है। तो सीओपीडी लंग्स की बीमारी है और लंग्स को डैमेज होता ही है अगर सीओपीडी डायग्नोज पेशेंट है तो सर ये लंग डैमेज क्या रिवर्सिबल है? क्या इसे बचाया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है दोबारा? ये लंग डैमेज रिवर्सिबल तो नहीं है, पर लेकिन इसको बचाया जा सकता है। लंग डैमेज रिवर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ये कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाइपर इरिटेंट ब्रोंकियल ब्रोंकियल म्यूकस एरिया हो जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है क्योंकि हमारे जो मास सेल्स और इओसिनोफिल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्टिव स्टेट में रहते हैं इनमें। इनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से ये छोटी छोटी ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स को बंद भी करते हैं और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो छोटी ट्यूब्यूल्स होती है वो बंद होने की वजह से वो लंग्स को बार बार इन्फेक्शन करते हैं। तो ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, म्यूकस प्रोडक्शन एक साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, ओहो। जिसकी वजह से लंग्स को कंटिन्यूसली डैमेज करते रहते हैं। राइट। साइमल्टेनियसली जो एम्फाइसेमा होता है, जैसे ही स्मोकिंग कंटिन्यूस है तो एल्वियुलर सैक्स जो है यूजुअली डैमेज होना शुरू होते हैं। जब डैमेज होना शुरू होते हैं तो कंटिन्यूस में एयर ट्रैपिंग एक मैकेनिज्म होता है जो उनमें हो जाता है। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होते हैं। तो जब सीओपीडी किसी पेशेंट को या हम लोग जिसको हम लोग डायग्नोज करके एम्फाइसेमा लिखते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसमें एयर सैक्स जो है वो डायलेट होके या कुछ एयर सैक्स जो है डैमेज हो चुके हैं। जो हमारा ऑक्सीजन लेने जब हम लेते हैं तो अल्विलाई एक मेम्ब्रेन बनाता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है कैपिलरीज के थ्रू और अंदर पैसिवली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इसके लिए हेल्प होती है इलास्टिक फाइबर्स की जो हमारे लंग्स में रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम अल्वियोलाई और इलास्टिक फाइबर्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसमें एक्सपांशन, इनहेलेशन तो अच्छा हो जाता है लेकिन एक्सपांशन जो वापस पेशेंट को एक्सपीरेट करना होता है तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैपिंग होना शुरू होता है। तो ये एयर ट्रैपिंग मैकेनिज्म की वजह से ये यूजुअली लॉन्ग टर्म डैमेज करता है लंग्स को। रिवर्सिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है अंदर, इसलिए रिवर्सिबल नहीं जी। है। जी, लेकिन हाँ डैमेज हो ही चुका है, उसके बाद उसको वापस करना तो मुश्किल है और काफी दिन लंबे उसके बाद ही इसका असर आपको दिखता है। ठीक है। लेकिन उसको ट्रीटमेंट थोड़ा मतलब प्रिवेंट या फिर जो बोलो आप उसको रोका जा सकता है क्या? जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ दवाइयां निकली हैं जो डिजीज के एग्जाबरेशन को रोक सकती है, या फिर जब आप पेशेंट खुद होके स्मोकिंग क्विट कर देता है जल्दी और एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को जहाँ है वो अगर वो क्विट कर लेता है तो ऐसा देखा गया है कि इनमें यूजुअली डिजीज कुछ हद तक रुकता है। लेकिन कैसा है कि सीओपीडी जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसेमा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेट स्टेज हो जाती है तो इन लोगों में एक इरिवर्सिबल लंग डैमेज बन जाता है। तो इरिवर्सिबल स्टेज में हमें सिर्फ उसका ट्रीटमेंट ही करना होता है, प्रिवेंशन जैसी स्टेज क्रॉस हो चुकी होती है। सर सीओपीडी जब इतनी सीरियस बीमारी है और इसके रिpercussions इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसका असर इतना ज्यादा नुकसानदेह है लोगों के लिए, तो क्या इसके कोई वार्निंग साइंस होते हैं जिन पे हम पहले से सतर्क हो सकें जानकर? आप उस पे कुछ प्रकाश डालें प्लीज। वार्निंग साइंस मतलब क्लिनिकल साइंस होते हैं जो हमको यूजुअली सीओपीडी पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं। पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में उठ के ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, या फिर पेशेंट को थोड़ा सा स्टेप्स जल्दी चलते वक्त थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, उनके अंदर लंग्स में से साउंड्स आना जिसको विजिंग साउंड्स बोलते हैं, या पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस फील होना थोड़ा सा चलने के बाद, बार बार लंग्स में इन्फेक्शन होना, फ्रिक्वेंट कफ एंड कोल्ड होना, बार बार लंग्स में इन्फेक्शन होना, उन पेशेंट को अनयूजुअली लेग्स पे स्वेलिंग आना जिसपे पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर बोलते हैं, हार्ट का सिम्टम आना, या पेशेंट को
इन अनइंटेंडेड लंग मसल लॉस हो जाता है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली अर्ली साइंस यूजुअली जल्दी सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस लगना, लंग्स में से विजिंग साउंड्स आना, जिसको कोई भी आता है, कभी कभी पेशेंट कहते हैं कि हमें सर सांस फूल रही है और कुछ लंग्स में से आवाज आ रही है। तो ये जो होती है वार्निंग साइंस होती है कि पेशेंट्स को यूजुअली सीओपीडी होने जा रहा है। जी, बहुत बेहतर। आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ ऐसी चीजें बताई हैं जिसको हम अपने आसपास महसूस करते हैं, या स्वयं में अगर ऐसा कुछ हमें महसूस होता है तो हमें इमीडिएट किसी स्पेशलिस्ट को सीख करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न आ गया है सीधे, और इसके साथ ही मैं आपको मुक्ति दे दूंगी। आपके बहुत पेशेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है कि हमें सीओपीडी के ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ बताइए, कि अगर इतना नुकसान जिससे होने वाला है तो पेशेंट्स को कुछ तो होप हम दे करके यहाँ आज इस डायलॉग के थ्रू जाएं, दैट देयर आर स्टिल क्योर फॉर इट एंड हाउ दे कैन गो अबाउट इट। तो इसके ऊपर आप प्लीज कुछ लाइट डालें। अपराजिता मैडम, हम आपको बिफोर गोइंग फॉर ट्रीटमेंट आई वुड लाइक टू से समथिंग रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीओपीडी बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट आई प्लीज गो अहेड। हाँ जी। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट कॉम्प्लिकेशंस भी हमें पता होना चाहिए। सीओपीडी खुद अपने आप में एक ऐसा बीमारी है जिसमें यूजुअली पेशेंट को रिकरेंट निमोनिया, रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस, रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें क्रोनिक लंग इन्फेक्शंस या फिर बाद में जाके लंग एब्सेसेस होने के चांसेस होते हैं और पेशेंट क्रोनिकली इल हो जाता है। दूसरा, सीओपीडी पेशेंट खुद बिकॉज स्मोकिंग की वजह से होता है तो खुद हार्ट अटैक के रिस्क पे भी रहता है, क्योंकि स्मोकिंग इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। Third, राइट। COPD patients are having more chances of getting lung cancer because they are exposed to smoking. Commonly, reason is being smoking. So if they are exposed for long-term smoking, they may be leading to lung cancer as well. Fourth, they may develop high blood pressure because they lead to increase in the blood pressure in the pulmonary artery, leading to pulmonary hypertension because of secondary to lung damage. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन खुद एक उनमें हो जाता है कि मतलब पेशेंट को लंग्स इतनी एक्सपांड हो जाती है कि राइट साइड का राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, और राइट साइड का प्रेशर वेंट्रिकल का बढ़ने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट को, जिसकी वजह से राइट। राइट हार्ट फेलियर होता है। हम्म। फिफ्थ, बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू स्मोकिंग, उनको हम निकालने की डी एडिक्शन भी करें, सो इफ दे गो इन डी एडिक्शन फेज, they go in very fast depression phase. So they will be having laziness, loss of surroundings, and they जी। will be having craving for smoking. So जी। psychiatric effects are also seen in them. हाँ, वही So विड्रॉल सिम्टम्स जिनको हम लोग कहते हैं। जी। तो आपकी भाषा में बोलिए, सिंपल हाँ जी। भाषा में, मेडिकल जी। भाषा में विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। हाँ जी। तो ये चीजें है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि पेशेंट सीओपीडी का है, लेकिन सीओपीडी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अपने आप में हानिकारक नहीं, जानलेवा है। हार्ट अटैक होना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना, लंग कैंसर होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर पेशेंट को डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेस होना, ये भी अपने आप में डेंजरस वार्निंग साइंस है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। जी बिल्कुल। राइट। लेट अस कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी इज यूजुअली सिम्टोमेटिक। We ask the patient first to have the breathing exercises, tell them get a good breathing exercise done. We do psychological counseling for them. Physical exercise usually हम लोग वॉकिंग, साइकिलिंग जैसे कि कुछ हो गया जिससे पेशेंट का वर्क स्टेमिना और लंग का कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम बढ़े, वो ऐसे राइट। एक्सरसाइज करते जी। हैं। उनको और उसकी फैमिली को एजुकेट करते हैं कि इनको वार्निंग साइन ऑफ विड्रॉवल देखिए, और उनको रिपीटेडली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके उनको हम कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव वे में आए और जी, उसको डी बिकॉज एडिक्ट हो सपोर्ट जाए। सिस्टम इज वेरी वेरी क्रूशियल एट दैट वेरी जंक्शन। जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट इज इटसेल्फ इज अ पार्ट, बट सी अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में कॉमनली हम लोग यूजुअली स्मोकिंग स्टॉपिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड, क्विटिंग द एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जिसमें यूजुअली कॉमनली जो होता है कि हीट वेंटिलेटेड रूम्स में कुछ लोग काम करते हैं और वो लो वेंटिलेशन वाला एरिया होता है, तो उसके क्रोनिक लंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं ब्रोंकियल वॉल्स को, इसकी वजह से उनको सीओपीडी होता है। तो एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को भी किसी किसी को बंद करना पड़ता है। कुछ इनहेलर्स हमें अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉमनली हम लोग बीटा ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, जिसमें साल्बिटामॉल जैसे दवाई या टर्बिटलिन जैसी दवाई होती है।
साथ में हम लोग जैसा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स हो गए, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स में जैसे कि साल्मेट्रॉल या फिर फॉर्मेट्रॉल की कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। आप आजकल तो सीवियर सीओपीडी के लिए बहुत अच्छी दवाई आ गई है, ट्राइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और ग्लाइकोपाइरोनियम एंड एक्लिडीनियम। दीज आर वेरी गुड ब्रोंकोडायलेटर्स लॉन्ग एक्टिंग, जो आज की डेट में बहुत हद तक सीओपीडी में रिलीव कराते हैं। स्टीरॉइड साथ में यूजुअली कॉम्बिनेशन में रहता है इनके, शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग के इसके साथ में। कॉमनली लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो यूज करते हैं उसके साथ में हम लोग लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड देते हैं उनको, ताकि वन से डे रेजिमेंट हो जाए। जी। साथ में कुछ टैबलेट रहते हैं, थियोफेनिन लाइक टैबलेट्स होती है कुछ, जिनमें पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स और ब्रोंकियल वॉल्स को हम लोग यूजुअली डायलेट करते हैं, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजनेशन अच्छा हो। साथ में कुछ सीओपीडी, बिकॉज कॉमनली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, तो ज़्यादा फ्लेम बनने की वजह से पेशेंट को ब्रोंकियल इन्फेक्शन ना हो, अंदर लंग्स में इन्फेक्शन ना हो, तो उनको म्यूकोलाइटिक्स दवाई दी जाती है, जिससे पेशेंट को एसिटिलसिस्टीन वगैरह जैसे दवाइयाँ होती हैं जो म्यूकस को ब्रेक करते बाहर निकालती है कफ करने में। और पेशेंट को साइमल्टेनियसली जब इन्फेक्शन हो तो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देने से उस पेशेंट को जो सिम्टम्स है थोड़े सबसाइड हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, रिहैबिलिटेशन, पेशेंट को ट्रेनिंग देना, फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बताना, साइकिलिंग के बारे में बताना, वॉकिंग के बारे में बताना, डाइटरी एडवाइस करना, एक्सपोजर्स को एंड वन करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, इमोशनल सपोर्ट करना। अपने आप में टेलर्ड रेजिमेन है कि पेशेंट को फ्रॉम द मेडिकल, साइकोलॉजिकल टू द एक्सरसाइज पैटर्न पे लेके आना एक अपने आप में प्रोग्राम है, और वी हैव टू मेक द पेशेंट श्योर दैट ही शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। Thank you so much for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle, sir. It was really a pleasure having you. और आप बहुत इंफॉर्मेटिव रहे, बहुत सारी आपने जानकारी जो हमें दी है, इतना ज्यादा आपने इस बीमारी का खतरा भी हमें बताया, सचेत किया लोगों को कि अगर जरा से भी आपको साइंस दिखते हैं तो नेचुरली इस पर उन्हें काम करना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, सर। थैंक यू। थैंक यू।